जी दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आज आप लोग को पता है कि जो एसबीके की वेबसाइट है वहाँ पर जो है ना टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया और मुख्तलिफ ग्रुप्स में भी ये चल रहा है कि टेस्ट अनाउंस हो चुका है और टेस्ट की डेट जो है ना वो दी गई है आपके पास मई से स्टार्ट है। 20 मई से स्टार्ट है और 20 जून तक ये चलेगी। मुख्तलिफ डिवीज़न्स वाइज ये टेस्ट होते हैं। हर डिवीज़न में मतलब 1 दिन 2 दिन में ये क्लियर किया जाएगा। तो मुख्तलिफ डिवीज़न्स में ये टेस्ट लिया जाएगा। तो इस तवज्जो से हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है जिसमें हम लोग क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर किस हिसाब से आएंगे। द पेपर विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन जो है ना आपके पास एमसीक्यूज़ होंगे। द मीडियम ऑफ पेपर फॉर ईएसटी, जेईटी, जीएटी, टेक, पीईटी एंड जेडीएम विल बी इंग्लिश ओनली। ये पेपर जो है ना आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश के होंगे। हाउएवर द पेपर ऑफ जूनियर वर्निकुलर टीचर विल बी बोथ। जो जेवीटी के पेपर होंगे वो दोनों में होंगे, उर्दू और इंग्लिश दोनों में होंगे। जेएटी के जो जूनियर अरबिक टीचर है एंड मालूम कुरान के विल बी बोथ, उर्दू एंड अरबिक दोनों में होंगे। ठीक है। उसके अलावा हम लोग मूव करते हैं कि इस पेपर का वेटेज क्या होगा और किस तरीके से। पहले भी आप लोगों ने ये तो देख लिया होगा, लेकिन अभी हम इसको क्लियर करते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि टेस्ट वेटेज कितना होगा। टेस्ट वेटेज आपके पास 17% होगा। ये वाला 17% आपके पास टेस्ट वेटेज होगा। 20 आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपके पास जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसको मार्क्स देंगे 20 नंबर। ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल मार्क्स आपके पास, अगर प्रोफेशनल डिग्री है तो आपके पास 10 आपके पास मार्क्स मिलेंगे। ये तो टोटल मिला के ए फार्मूला, बी और सी दोनों तीनों को मिलाकर आपके पास 100 टोटल नंबर बनते हैं। टेस्ट वेटेज आपके पास 70 नंबर का है। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, अगर आपके पास फर्स्ट डिवीज़न है, इफ़ यू हैव फर्स्ट डिवीज़न देन यू हैव गॉट 20 मार्क्स, तो आपके पास 20 मार्क्स इसमें आ जाएंगे। उसके अलावा आपके पास इफ़ यू हैव सेकंड डिवीज़न देन यू हैव गोटन 10 मार्क्स, तो आपके पास 10 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो अगर फर्स्ट डिवीज़न है तो 20 मार्क्स हो जाएंगे, अगर सेकंड है तो आपके पास 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन आपके पास अगर हायर है, अगर आपके वो फर्स्ट डिवीज़न में आ रही है तो आपको 10 नंबर आपको मिलेंगे। अगर आपके पास सेकंड डिवीज़न है तो 10 मिलेंगे। तो ये 70 नंबर आपके पास टेस्ट में हो जाएंगे। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन 20 मार्क्स के हो जाएंगे। 10 नंबर आपको प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के मिलेंगे। टोटल मिलाकर आपके पास 100 मार्क्स हो जाएंगे। दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टेस्ट में कितने नंबर वाला पास है। अगर आप लोग 50 नंबर आप लोग अगर हासिल करते हो, 50 नंबर हासिल करते हो तो आप टेस्ट में इजीली पास हो जाएंगे। लेकिन ये मेरिट के हिसाब पे वो करता है कि दूसरे लोग कितना लेते हैं, तो आप लोगों ने मेहनत करना है। अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो आप लोग के अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अगर क्वालिफ़िकेशन नहीं है तब भी आपके अच्छे मार्क्स हो सकते हैं। शर्त ये है कि आप लोगों ने मेहनत छोड़नी नहीं है, मेहनत अच्छे तरीके से इसको करना है। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक अहम और ज़रूरी चीज़ है कि पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और पेपर किस तरीके का आएगा और पेपर को किस तरीके से फ़िलअप करना है, तो वो सारा का प्रोसीजर हम लोग देखते हैं। ठीक है। दोस्तों हमारे पास ये एक पैटर्न है, एक नमूना है एसबीके का कि पेपर किस तरीके से होगा। ठीक है। तो पेपर सरदार इस तरीके से पेपर होगा। पूरा का पेपर यही आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा, उसके अलावा कोई पेपर आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट से दिया गया है, यही पेपर आप लोग को दिया जाएगा, ये कंफर्म है। ठीक है। तो इसमें आपको इस तरीके से होगा। यहाँ पर ये लिखा है रूल नंबर, ये थोड़ा मतलब सही नहीं, क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये रूल नंबर है आपका। ये पूरे खाने जो है ना रूल नंबर के हैं। इसके अलावा बुक नंबर जो भी दिया जाएगा, तो आप लोग को मुख्तलिफ़ बुक्स दी जाएंगी। ग्रीन बुक भी हो सकती है, वाइट भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है, आपके पास ब्लू भी हो सकती है, पिंक भी हो सकती है। कोई भी बुक देंगे आप लोग को, आप लोगों ने उसका आंसर यहाँ पर जो है ना आंसर उस बुक में आंसर देख कर यहाँ पर पुट करने जाना है। किस तरीके से करेंगे, आप में आपकी बुकलेट में एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे। बुक के अंदर ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। आप लोगों ने देखना है कि कौन सा ऑप्शन इस आंसर इस क्वेश्चन का कौन सा जो है ना वो आंसर बन रहा है।
अगर सी बन रहा है तो यहाँ पर आप सी को टिक करेंगे, अगर बी बन रहा है तो बी पर, ए बन रहा है तो ए पर। तो इस तरीके से आप लोगों ने पुटअप फिलअप करना है। तो ये खाने जो सर्कल हैं वो फुली जो है ना आप लोगों ने फिल करना है। ये 100 टोटल हैं, 100 में से आप 50 लेते हैं तो आप पास कंसिडर्ड किए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने की है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी ए है, बी है, जो चीज़ें यहाँ पर है ना, वो सारी जो है ना किस तरीके से आप लोगों ने फ़िलअप करना है। फ़िलअप जो दायरा है आप में उसने फुली इसको फ़िलअप करना है। इसके बाहर आपका पेन नहीं जाना चाहिए। पेन फुली जो है ना, जो सर्कल आपको दिया गया है ये इस तरीके से सर्कल होगा, इस पूरे को आप लोगों ने फिल करना है, ठीक है। इस पूरे को फिल करना है, इसके बाहर आप नहीं जा सकते। मिसाल के तौर पर यहाँ पर यह सर्कल है, आप फुली इसको इनसाइड सारा इसको फिल करना है, ना को आप इस तरीके से जाएं या इस तरीके से कटम कटम नहीं कर सकते। तो ये फिलअप पूरा अंदर इनसाइड आप लोग कर सकते हो, बाहर आप इस दायरे से नहीं जाते। अगर दायरे से बाहर जाएंगे तो आप जो है ना वो ये सारे पेपर जो है ना ये मशीन में डालते हैं, तो मशीन में सारे आंसर इसके निकल जाते हैं। तो लिहाजा आप लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। तो ये एसपीके का पेपर है, इसी हिसाब से आएगा। एसपीके आंसर शीट ये सारा इसी तरीके से आएगा। आप लोगों ने यहाँ पर साइन करना है, ये सारा जो है ना इन्विजिलेटर साइन करेगा, सारा एग्ज़ाम सेंटर सारा ये आप लोगों से ताउन करेगा। उसके अलावा दोस्तों आज जो है ना ये सारा आप लोगों ने चेक कर लेना है कि किस किस तरीके से ये पेपर आउट होगा। उसके अलावा हम लोग ये सिलेबस जो दिया गया था इसमें क्लास 6 के भी जो थे सवालात करने थे। तो क्लास 6 के जितने भी क्वेश्चन थे तो हम लोगों ने इसको कंपाइल किया है और इसको समझने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये आ सकते हैं। तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन इकट्ठे करके जो है ना लिखने की कोशिश की है ताकि आप लोग को समझने की समझ आ जाए। तो बाप नंबर 1 से स्टार्ट किया है, खुलिया किसे कहते हैं। साइंस है, शशम 6th क्लास की है, बाप नंबर 1 है, खुलिया किसे कहते हैं। खुलिया आप लोग को सिंपली पता है सेल को कहते हैं, ठीक है। सेल को कहते हैं, सेल में जानवरों और पौधों में दोनों में ये अवेलेबल होता है, तो ये खुलिया कहता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसको सेल कहते हैं। जानवरों और पौधों के खुलियों में क्या फ़र्क है, क्योंकि पौधों के सेलवाल में पौधों के सेल में सेलवाल मौजूद होती है और जानवर में सेलवाल मौजूद नहीं होती। मैं आप लोग को ये सिंपली बताता जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको क्लियरली डिटेल से चेक कर सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है, अगर आप लोग को ये पीडीएफ में चाहिए तो हम लोग इसको आप लोग अपना नंबर और कमेंट हमें भेजें और नंबर भेजें तो हम लोग उस नंबर पर आप लोग को ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस एक कंट्रोल करता है पूरे उसको सेलुलर को, ठीक है, मरकज़ कहलाता है इसको। साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस के बाद और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जितना भी माया होता है या गाढ़ा होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसके अलावा आपके पास क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जो कलर देता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर, जो सब्ज़ कलर होता है पौधों का, वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। ग्रीन के अलावा जो कलर मिलता है वो क्रोमो प्लास्ट की वजह से होता है। जो कलर नहीं होता पौधों में उसको लिक्योप्लास्ट कहते हैं। मैं आप लोग को डिटेल से बताता जाऊंगा, आप लोग इसको सिर्फ देखते जाएं, ठीक है। या खुद भी वो जानवर जिसमें एक सेल हो, जैसे कि बैक्टीरिया, अमेबा, यूग्लिना वगैरह बहुत सारे हैं, उनमें एक ही सेल से बनते हैं। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो एक जैसा फंक्शन करता है, उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। एक जैसे सेल का ग्रुप जो ख़ास काम सर अंजाम देता है उसको टिश्यू कहते हैं। इंसान में मौजूद अहम आर्गन सिस्टम कौन से हैं, वैसे तो बहुत सारे आर्गन सिस्टम हैं, डाइजेस्टिव है, रेस्पिरेटरी है, ब्लड सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस सिस्टम, ये तमाम सिस्टम आप लोगों ने थोड़े थोड़े देखते जाना है। तो इन्हीं से पेपर आप लोग को पता है कि उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि पेपर जस्ट ओनली मेड फ्रॉम बुक्स के अलावा पेपर कहीं से भी नहीं बनाएंगे, पेपर सारे के सारे बुक से बनेंगे। तो आप लोगों ने बुक्स को रट लेना है, सही तरीके से पढ़ना है। उसके अलावा आपके पास है जानवरों के सेल्स अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। क्यों 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 नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता जो खुराक तैयार करता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता।
क्लोरोप्लास्ट उनमें होता है सिर्फ पौधों में होता है। सेल का पावर हाउस कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल का पावर हाउस ऑफ सेल्स कहलाता है। वहाँ से एनर्जी मिलती है। जब हम लोग घूमते हैं या जहाँ पर भी जाते हैं हमें एटीपी की सूरत में एनर्जी मिलती है। हम लोग अगर आँख की पलक चपाते हैं तब भी एनर्जी हमें वहाँ से मिलती है। इंसानी नाक में कितने रेस्पिरेशन होते हैं? वैसे तो यहाँ पर 1000 के करीब, जो कि 10,000 मुख्तलिफ खुशबूदार को होते हैं। ठीक है। उसके अलावा आपके पास खुराक के ज़रिए मादा तक पहुंचती है एसोफेगस। एसोफेगस एक ट्यूब है जो आपके पास यहाँ से गले से स्टार्ट हो जाती है, आपके पास स्टमक तक जाती है, तो उसको एसोफेगस कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपके पास माउथ है। ये माउथ की तरह है। माउथ में एक ट्यूब जाती है जो जाती है सीधा स्टमक तक जाती है। इस ट्यूब्स को एस्ट्रोफोगस कहते हैं। इस ट्यूब को आप लोग एसोफोगस कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये आपका स्टमक है। स्टमक के बाद आपके पास मुख्तलिफ यहाँ पर ट्यूब्स जाती हैं। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम चला जाता है। तो ये था। इसके अलावा आपके पास गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड होता है? वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, H2SO4। इसका जो फार्मूला है, जनरल फार्मूला है इसका H2SO4, इसका फार्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का। उसके अलावा जिस्म के सेल्स को ऑक्सीजन के लिए किस की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जिस्म के सेल्स को ऑक्सीडेशन के लिए किस की ज़रूरत होती है? तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जिसम में पैदा होने वाले फालतू मसादों का अखराज होता है गुर्दों के ज़रिए, जो है ना, सारी ख़त्म होती है। नर्वस सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। दिमाग, हरम मगज़ को आप लोग कहते हैं। आप दिमाग हो गया आपके पास, ये जो है ना आपके पास हरम मगज़ हो गया और नर्वस सिस्टम पर मुश्तमिल है। ठीक है। उसके अलावा आपके पास सिस्टम सेल क्या होता है? सिस्टम सेल जिसमें किसी भी टिश्यू को ज़ेर नौर तामीर करता है। अच्छा, उसके अलावा आपके पास खून के सुर्ख सेल्स क्या कहते हैं? ठीक है, RBCs कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? RBCs। उसके अलावा आपके पास ज़मीन के साइंस का दूसरा एक अहम टॉपिक आपके पास है। ज़मीन के माहौल को गर्म रखने का अमल कहलाता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। अच्छा, ज़मीन की ऊपर फ़िज़ा में एक तह है, क्या कहलाती है? वो ओज़ोन लेयर कहलाती है। ओज़ोन ज़मीन के कितने फ़ासले पर मौजूद है? ये अहम सवालात हैं। इनको आप लोगों ने ज़रूर एक मरतबा आखिर तक देखना है और इसको पढ़ना है। 25 से 30 किलोमीटर के फ़ासले पर। ये सवाल पहले भी आ चुके हैं बहुत सारे पेपरों में, और जो पहले 2019 में आए थे उनमें भी आ चुके थे ये पेपर सवालात इनसे बहुत सारे। ठीक है। हवा में कौन सी ऑक्सीजन, ये पहले आ चुका है। नाइट्रोजन 70% मौजूद है। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड 21%, अच्छा 0.21% मौजूद होते हैं। आर्गन, दूसरे गैसेस वगैरह मौजूद होते हैं। तो हवा में नाइट्रोजन गैस की 78% मौजूद होती है। हवा में ऑक्सीजन गैस की यहाँ पर 2 पॉइंट, अच्छा यहाँ पर वैसे तो अगर देखा जाए तो बहुत सारी बुक्स में यहाँ पर 21% लिखा होता है। ठीक है। नोबल गैसेस कौन सी हैं? आपके पास हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये तमाम जो आपके पास 8 लास्ट ग्रुप का जो पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप दिया गया है वो नोबल गैसेस का है। ग्लोबल वार्मिंग का सबब कौन सी गैस में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही जो है ना मेन सबब बन जाती है ग्लोबल वार्मिंग की। जानदार रेस्पिरेशन के अमल में कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। पौधे फोटोसिंथेसिस के अमल में कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं? आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहलाते हैं। नोबल गैसेस कैसी हैं? ये बेरंग है, बेबू है और बेजायका गैस हैं। तो इनको भी आप लोगों ने याद करना है। उसके अलावा आपके पास महलूल या सॉल्यूशन किसे कहते हैं? मतलब सॉल्यूशन और सस्पेंशन क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा अशिया के यक फेज़ी मिक्सचर को महलूल या सॉल्यूशन कहते हैं। उसके अलावा दो अशिया पर मुश्तमिल सॉल्यूशन कहलाता है बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। महलूल या सॉल्यूट कहलाते हैं। ठीक है। सॉल्यूशन का वो जुज़ जो मिक़दार में कम हो। सॉल्वेंट क्या कहलाता है? सॉल्वेंट का जो जुज़ मिक़दार में ज़्यादा हो वो सॉल्वेंट कहलाता है। पानी और नमक के सॉल्यूशन में महल और महलूल कौन से हैं? पानी, सॉल्वेंट और नमक सॉल्यूट कहलाता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको कहा जाता है? पानी को कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि ये हर उसमें जो है ना हल हो जाता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल कहते हैं। उसके अलावा आपके पास है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन वो भी पानी वाला सॉल्यूशन होता है। एक्वस सॉल्यूशंस में
पानी को बतौर महलूल इस्तेमाल होता है। उसके अलावा आपके पास है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है? ऐसा मिक्सचर जिनमें ठोस सॉल्वेंट के ज़रिए माय सॉल्वेंट में हल नहीं होते। सस्पेंशन की मिसालें दें। पानी में मिट्टी मिलाकर गारा बनाया किसी फूलों के स्क्वैश जो खून में एक सस्पेंशन पेंशन रंग कहलाता है। ठीक है। हवा एक सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्वेंट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इसमें सॉल्वेंट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों ने ज़रूर याद करने हैं। तवानाई एनर्जी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एनर्जी। ठीक है। एनर्जी कितनी इसकी इकसामें हैं? दो बड़ी इकसाम है, काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी है। उसके अलावा हरकती तवानाई का इन्हिसार किस चीज़ पर है? हरकती तवानाई का इन्हिसार जिस्म की हरकत पर है। तवानाई की और कितनी इकसाम है? हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है आपके पास, बरकी एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी है, आपके पास साउंड एनर्जी है। ठीक है। उसके बाद केमिकल एनर्जी है। कानून बकाया एनर्जी क्या कहलाते हैं? एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है, इसको कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी इंग्लिश में थे। कानून बकाया एनर्जी को कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी कहते हैं। एनर्जी को ना तो पैदा किया जाता है और ना ही फना किया जा सकता है, बल्कि ये एक थम से दूसरी किस्म में तब्दील हो जाती है। एनर्जी नाइदर बी कैन क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन टू अनदर। इस तरीके से इसको इंग्लिश में बोलते हैं। उसके अलावा आपके पास लफ्ज़ रिन्यूएबल के माना क्या है? रिन्यूएबल वो चेंजेबल होता है, उसको रिन्यूएबल कहते हैं। इसके मानी फिर से तैयार हो जाए, कुदरती ज़राए जो कि होते हैं। इसकी भी एग्जांपल हम लोग देंगे। रिन्यूएबल तवानी के ज़राए कौन से हैं? शमसी तवानाई, सोलर एनर्जी अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस्ड हो सकती है। हवा की तवानाई वाइंड एनर्जी है, बायोमास है आपके पास, हाइड्रो पावर है, जियोथर्म है, ये तमाम की तमाम हो सकती है। इंसानी जिस्म की एनर्जी हासिल करता है। तो इंसानी जिस्म खुराक से एनर्जी हासिल करता है। खुराक में कौन सी एनर्जी ज़ख़ीरा होती है? ज़ख़ीरा होती है तो वो कीमियाई तवानाई कहलाती है। जिस्म में तवानाई का फ़ौरी ज़रिया क्या है? कार्बोहाइड्रेशंस हैं। तो उसके अलावा हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने कैलोरीज़ हैं? कैलोरीज़ जो है ना वो एनर्जी का यूनिट है। तो तकरीबन 4000 कैलोरीज़ वहाँ पर हैं। तो रोशनी क्या है? तवानाई की एक किस्म रोशनी कहलाती है। ठीक है। उसके अलावा विजिबल लाइट क्या है? वो रोशनी जिसकी मौजूदगी में हमारी आँख देख सकती है, उसको विजिबल लाइट कहते हैं। रोशनी की राह साम जिनकी मदद से हमारी आँख नहीं देख सकती, जैसे कि एक्स रेज़ हम लोग नहीं देख सकते, अल्ट्रा वायलेट रेज़ उसको नहीं देख सकते हैं, गेमा रेज़ को सही तरीके से नहीं देख सकते। वो रेज़ हैं जिसको हम लोग नहीं देख सकते। रोशनी का ट्रांसमिशन क्या है? किसी जिस्म से रोशनी की शुआ का गुजर जाना, वो ट्रांसमिशन कहलाता है। अच्छा, एब्जॉर्प्शन क्या है? किसी जिस्म में रोशनी का जज्ब हो जाना, वो एब्जॉर्प्शन कहता है। रिफ्लेक्शन लाइट रोशनी का किसी जिस्म से टकरा कर लौट जाने के अमल को रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे लाइट पड़ती है किसी मिरर पर लगती है, लाइट फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, इस अमल को रिफ्लेक्शन कहते हैं। 1 ग्राम चिकनाई से कितने कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है? 1 ग्राम चिकनाई से कितनी जो है ना एनर्जी आप लोग को प्रोड्यूस्ड होती है? तो वो 9000 तकरीबन कैलोरीज जो है ना वो प्रोड्यूस होती हैं। पहले एनर्जी का वो जो था, ये एनर्जी का जो यूनिट है वो कैलोरीज में इसको वो करते हैं। उसके अलावा 1 ग्राम प्रोटीन से कितने कैलोरीज हासिल होती हैं? तो 4000 होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हैं, ये इस तरीके से सवालात में ये आते हैं। उसके अलावा आपके पास है पोटेशनल। पोटेशनल ये तवानाई क्या है? इसमें भी हम लोग इसको देखते हैं कि ये क्या है। किसी जिस्म में इसके मकाम की वजह से पाई जाने वाली एनर्जी पोटेशनल एनर्जी कहलाती है। उसके अलावा आपके पास मख्फी तवानाई को किस हर्फ से ज़ाहिर किया जाता है? वो PE है। तो पोटेशनल एनर्जी एनर्जी कन्वरीज क्या है? इसको क्या कहते हैं? एक मशीन जो तवानी की एक किस्म से दूसरी किस्म में तब्दील किया जाए उसको एनर्जी कन्वरीज कहते हैं। जियो थर्मल एनर्जी, जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब हीट, एनर्जी मतलब एनर्जी। ज़मीन के अंदर गहरी में मतलब ज़मीन के अंदर हो तो जियो थर्मल। ठीक है। ज़मीन के अंदर गहरे में पाए जाने वाली हरारत जिसको इस्तेमाल किया जाता है उसको जियो थर्मल एनर्जी कहते हैं। बायोमास क्या है? व्हाट इज़ बायोमास? बायोमास का माखज़ सूरज की रोशनी है। बायो लाइफ को कहते हैं जिसको इस्तेमाल करके पौधों की खुराक बनाते हैं। पौधों और जानवरों के मुर्दा अजसाम और जानवरों के निकलने से बायोमास बनाता है। व्हील और एक्सल क्या सर अंजाम देता है? व्हील एक अहम मशीन है, इसको इजाज़त से काम करना इंतहाई आसान हो गया है।
उसके अलावा आपके पास है भारी लोड उठाने के लिए व्हील और एक्सल, छोटा व्हील रफ्तार को कम तेज करने के लिए व्हील और एक्सल को हटा दें, मिटा दें। अच्छा, बीच की स्ट्रिंग व्हील वगैरह है। पुली, पुली क्या है? वज़न उठाने के लिए व्हील पर रस्सी डालें, एक सिरे पर ताकत उठाने और दूसरे सिरे पर वज़न उठाएं तो ये पुली कहलाता है। अच्छा, पुली को कितनी अक़साम हैं? अच्छा, नेक्स्टेबली इसमें एक्सल किसी के साथ जुड़ा होता है, रस्सी बांध दी जाती है, एक सिरे पर वज़न। अच्छा, इस तरीके से है कि पुली इस तरीके से है, ये इस तरीके से लटक रही होती है ना वहाँ पर, तो ये इस तरीके से आती जाती है। इसको इस तरीके से फेंकेंगे इधर जाएंगे, इसको इस तरीके से फेंकेंगे इस तरफ जाएगी, तो ये पुली कहलाती है। मुतरक पुली है, फोर्स और वज़न एक ही सिमत में हरकत करते हैं, रस्सी का एक सिरा बांधा होता है, तो ये पुली कहलाती है। उसके अलावा आपके पास है, ठीक है, उसके अलावा आपके पास ये क्वेश्चंस हैं, आगे भी हम लोग इसको पढ़ते जाएंगे। आवाज़ क्या है? आवाज़ के बारे में आप लोग को बताएंगे। आवाज़ एनर्जी की एक किस्म है, ये एक अजसाम के वाइब्रेशन से पैदा होती आवाज़ किससे सफ़र करती है, ये आप लोग को ज़रूरी है कि इसको किस तरीके से याद करना है। तो आवाज़ किससे कैसे सफ़र करती है? आवाज़ लहरों की सूरत में सफ़र करती है। आवाज़ को सफ़र करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आवाज़ को सफ़र करने के लिए मीडियम या वास्ते की ज़रूरत होती है, तो ये इस तरीके से है। वाइब्रेट करने वाले जिस्म की एनर्जी मुंतकिल होती है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को के ई से ज़ाहिर करते हैं। उसके अलावा आपके पास किसी मीडियम में आवाज़ ठोस अज़्ज़ाम की निस्बत सुस्त सफ़र करती है, उसको माए और गैस दोनों में, ठीक है। माए आपके पास क्या है? माए आपके पास लिक्विड है और गैस आपके पास क्या है? गैस कहलाता है। आपके पास सैटेलाइट्स क्या होती हैं? किसी सितारे या सैयारे के गिर्द घूमने वाले जरा फल्की सैटेलाइट्स कहलाते हैं। ज़मीन और सूरज का सैटेलाइट्स कहलाते हैं। एस्ट्रॉयड क्या है? ये चट्टान या धात दोनों पर मुश्तमिल अजसाम है, ये मार्स ज्योमेट्रीज़ के दरमियान सूरज के गिर्द घूमते हैं। उसके अलावा मेट्राइस क्या है? मेट्रस क्या है? छोटे अजसाम जो सूरज के गिर्द गिर्द घूमते हैं, ये ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते जल जाते हैं। 50 या 100 मील की बुलंदी पर चलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप लोग याद करना है। रूस ने मसनूई सैयारा खला में कब भेजा? तो ये सवाल आता है, ये 4 अक्टूबर 1957 को ये भेजा था। स्पॉन्टेनिक वज़न 83 किलोग्राम इसका था और 57 दिन खला में ये रहा, तो ये इंपॉर्टेंट MCQs है, ये आप लोग याद कर सकते हैं। अमेरिका ने खला में सैयारा कब भेजा? तो ये 31 जनवरी 1958 को, और इसका जो वज़न था वो था आप लोग का 14 किलोग्राम इसका टोटल वज़न था। तो ये आप लोग के पूरे के जो है ना साइंस के क्वेश्चन से, साइंस के सारा जो क्वेश्चन थे क्लास 6 के, तो कंप्लीट ये क्वेश्चन आप लोग को अब बता देगी। होपफुली कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अगर आप लोग को इधर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सवालात में कोई कन्फ्यूजन्स हैं, तो आप लोग अपने कीमती कमेंट करके हम लोग को बता सकते हो। तो शुक्रिया, आप लोग होपफुली समझ गए होंगे।